आप सभी स्टूडेंट्स का डेडलॉक की एक और क्लास में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेडलॉक की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डेडलॉक होता क्या है। साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशंस डेडलॉक के लिए क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें 4 कंडीशंस हम लोगों ने देखा था। जिसमें पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन थी होल्ड एंड वेट, तीसरी कंडीशन थी आपकी नो प्रिम्पशन, और चौथी जो कंडीशन थी वो थी सर्कुलर वेट। इसके बारे में देखा था कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं। इसके साथ ही साथ एक दूसरा हम लोगों ने डेडलॉक को पहचानने का, डेडलॉक को डिफाइन करने का एक दूसरा भी तरीका देखा था, जिसका नाम था रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। इसके साथ ही साथ डेडलॉक हो जाने के बाद हम उस डेडलॉक को होने से पहले या हो जाने के बाद बेसिकली हम डेडलॉक को हैंडल कैसे करेंगे। तो डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स का ओवरव्यू लिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की क्वेरी थी कि डेडलॉक हैंडलिंग मेथड सर एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास डेडलॉक हैंडलिंग मेथड से, जिसमें एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली 4 तरह से हम लोग डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। जिसमें जो पहला तरीका था वो था डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा जो तरीका है वो है डेडलॉक अवॉइडेंस, तीसरा जो तरीका है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, और जो चौथा तरीका है वो है डेडलॉक इग्नोरेंस। जिसमें मैंने बताया था कि ये जो डेडलॉक हैंडलिंग मेथड है ये बेसिकली 3 सिद्धांत पे काम करता है, 3 प्रिंसिपल पे काम करता है बेसिकली। वो 3 प्रिंसिपल क्या क्या है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि हम इस चीज का इंश्योर करेंगे, हम ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे मेथड्स डेवलप करेंगे जो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि कोई भी सिस्टम डेडलॉक के अंदर जाने ही ना पाए। यानी कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे या यूज करेंगे जो ये इंश्योर करे कि हमारा जो सिस्टम है वो कभी डेडलॉक के अंदर जाने ही ना पाए। पहला सिद्धांत तो ये होगा। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भाई हम सिस्टम में डेडलॉक को एंटर होने देंगे। दूसरा कंडीशन है कि हम डेडलॉक को पहले सिस्टम के अंदर एंटर होने देंगे, उसके बाद उस डेडलॉक को हम डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। दूसरा सिद्धांत ये। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत बेसिकली आपका है कि हम डेडलॉक की प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर देंगे और ये हम मान के चलेंगे कि डेडलॉक कभी अकर होगा ही नहीं। ठीक है, डेडलॉक कभी अकर होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे आपका जो है कि डेडलॉक हैंडलिंग जो मेथड है ये 3 प्रिंसिपल पे काम कर। तो बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल हैं, हमारे सिद्धांत है जिसके बेस पे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स काम करता है। जिसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक आने ही ना पाए। उसके लिए बेसिकली 2 मेथड्स काम करते हैं, जिसमें डेडलॉक प्रिवेंशन है और डेडलॉक अवॉइडेंस है। ये दोनों मेथड, डेडलॉक प्रिवेंशन हो या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस हो, ये दोनों पहले प्रिंसिपल पे, पहले सिद्धांत पे काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक आने ही ना पाए। जो तीसरा मेथड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये बेसिकली क्या करता है, पहले डेडलॉक को सिस्टम में एंटर होने, यानी दूसरे सिद्धांत पे काम करेगा। दूसरा सिद्धांत क्या है कि डेडलॉक के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर भाई डेडलॉक एंटर होने देगा, फिर उसको डिटेक्ट करेगा और फिर उसको क्या करेगा, रिकवर करेगा। और जो चौथा है ये तीसरे प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर देगा, डेडलॉक की प्रॉब्लम को, ये मान के चलेगा कि डेडलॉक कभी अकर होगा ही नहीं। अब बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन की। तो बेसिकली डेडलॉक प्रिवेंशन जो है हमारा,
डेडलॉक प्रिवेंशन बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारी नेसेसरी कंडीशंस थी डेडलॉक के लिए, जो चारों कंडीशंस थी, ये इंश्योर करता है, एक सेट ऑफ मेथड, कुछ ऐसा मेथड डेवलप करता है कि ये जो चारों कंडीशन है, इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी डिससेटिस्फाई हो जाए, जो कि होल्ड करे ही ना, क्योंकि यदि चारों ही कंडीशन यदि होल्ड कर गई तब तो डेडलॉक हो जाएगा। यदि इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वहीं पे हमारा डेडलॉक होगा ही नहीं। डेडलॉक होने के लिए चारों कंडीशन का होना जरूरी है, और डेडलॉक नहीं होने के लिए कोई एक कंडीशन भी हमारे डिससेटिस्फाई हो जाए तो हमारा वो डेडलॉक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, डेडलॉक होने ही नहीं पाएगा। अब जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड है, ये कहता है कि हम पहले क्या करेंगे कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको कितने कितने रिसोर्सेस की आवश्यकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम पहले से ही रखेंगे कि कितने कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसके लिए टास्क के कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ हम लोग जो है कि चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। यदि सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक होने का कोई चांस नहीं, अनसेफ स्टेट में होगा तो इसका मतलब डेडलॉक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की पहले से ही ले लेगा कि उनको कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास सिस्टम में कितने अवेलेबल हैं। इन सारे बेसिस पे, इन सारी चीज़ों पे, इन सारे डेटा के आधार पे वो डिसाइड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। तो यहाँ बेसिकली 3 तरह की एल्गोरिथम की हम लोग बात करेंगे जब डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली सेफ्टी एल्गोरिथम है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है, और बैंकर्स एल्गोरिथम। ये 3 एल्गोरिथम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में जब भी डिटेक्ट करने की बात आएगी तो वहां पे बेसिकली 2 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि कितनी जल्दी जल्दी डेडलॉक अकर हो रहा है, हाउ ऑफन डेडलॉक अकर्स, कितनी जल्दी जल्दी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डेडलॉक के अकर होने की, ये चीज पहले पता लगाया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ इसकी वजह से कितने प्रोसेसेस इफेक्टेड हो रहे हैं, कितने प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तब उसके बेस पे रिकवरी का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। अब रिकवरी के लिए 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका है कि सारे प्रोसेसेस को क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, रोल बैक कर देंगे, हटा देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। या फिर एक एक प्रोसेस हम क्या करेंगे, उसको अबॉर्ट करते जाएंगे, एक एक प्रोसेस को अबॉर्ट करते जाएंगे। और कब तक अबॉर्ट करेंगे, जब तक कि जो डेडलॉक की साइकिल है वो ब्रेक ना हो जाए, जो डेडलॉक की साइकिल है वो क्या ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। इसी तरह से जो डेडलॉक इग्नोरेंस है, क्योंकि ये जो मेथड है डेडलॉक इग्नोरेंस, हमारे जितने भी मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइक विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, और भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्यों इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो डेडलॉक की सिचुएशन आती है वो साल 2 साल में एक आध बार आती है, रोज आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब आएगा तब की तब देखा जाएगा, हम नया सिस्टम या कुछ उसका नया वर्जन हम डेवलप कर लेंगे, हम उसकी वजह से इतनी सारी कोडिंग्स हम करने नहीं जाएंगे। ये मानते हुए वो क्या करते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस के मेथड को वो अप्लाई करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स का ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एक एक करके जो चारों चीजें हैं, तो डेडलॉक इग्नोरेंस तो हो ही गया। बेसिकली 3 जो मेथड हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये तीनों मेथड हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब डेडलॉक प्रिवेंशन की जब बात करेंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या है डेडलॉक प्रिवेंशन में, कि जो चारों नेसेसरी कंडीशंस हैं उसको ब्रेक करना, उनको ब्रेक करना। तो जो सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली क्या है, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जो होंगे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाएंगे, जिसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे
एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स, कई सारे मतलब एक रिसोर्स को एक ही टाइम पे हम जो है कि यूज नहीं, उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। वो रिसोर्स एक टाइम पे एक ही काम करेगा, एक ही प्रोसेस का काम करेगा, वो दो प्रोसेसेस के बीच में शेयर नहीं हो सकता है। ये था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब बात आती है कि हम इसको नॉन शेयरेबल को शेयरेबल क्या हम बना सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि डेडलॉक प्रिवेंशन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन को हम लोग डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स को हम शेयरेबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर लें। अब दो तरह की चीजें आती हैं हमारे पास जब बात करेंगे रिसोर्सेज की, तो दोनों तरह के रिसोर्सेज हमारे सिस्टम में हो सकते हैं। एक शेयरेबल रिसोर्स हो सकता है, दूसरा नॉन शेयरेबल रिसोर्स हो सकता है। जैसे कोई फाइल है, उसको हम दो प्रोसेस के बीच में शेयर कर सकते हैं, भाई तुम भी रीड करो इस फाइल को, तुम भी रीड करो, तो ये तो शेयरेबल है। तो यहाँ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कोई प्रिंटर है, ये भी एक रिसोर्स है। अब बात है क्या इसको हम शेयरेबल कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरेबल है। आप, मैंने बताया भी था, प्रिंटर का एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझा रहा था। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रिंटर इसलिए नॉन शेयरेबल है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि दो प्रोसेस यानी दो लोग उस प्रिंटर पे कोई कमांड दें, भाई पहले चलो तुम्हारा 20 पेज का इनका कमांड है, 30 पेज का इनका है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि चलो भाई पहले इनका 10 पेज इनका निकाल देते हैं, फिर 10 पेज दूसरे का निकाल देते हैं, फिर वापस 10 पेज इनका निकालें। ऐसे तो प्रिंट निकलता नहीं है। आप हमेशा प्रिंट देंगे तो जिसका पहले प्रिंट का कमांड पहुंचेगा उसके सारे पेजेस निकलेंगे, उसके बाद ही दूसरे प्रोसेस का, दूसरे इंसान का जो प्रिंट का कमांड दिया रहेगा उसके सारे पेजेस निकल। यानी कि जो प्रिंट कमांड है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। यानी जो प्रिंटर है वो एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, और इसको हम किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से हम जो है कि इसको शेयरेबल नहीं बना सकते हैं। जब शेयरेबल हम नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन तो होल्ड करेगी। यानी कि डेडलॉक प्रिवेंशन में जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास तो 4 कंडीशन है। हमारे लिए तो अच्छे 4 में से भी एक भी डिससेटिस्फाई हो गई तो डेडलॉक खत्म। और डेडलॉक के लिए चारों का होना तो ठीक है भाई, अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो नहीं हम दूर कर पा रहे हैं, आगे के देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा जो कंडीशन है होल्ड एंड वेट। अब बात आती है कि यदि कोई प्रोसेस है, उसके पास कोई रिसोर्स है और वो किसी दूसरे रिसोर्स का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, यही था होल्ड एंड वेट। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो बेसिकली हम दो तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए, डिससेटिस्फाई करने के लिए दो तरीका हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ओनली होल्डिंग नो वेटिंग। यानी कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्सेस को अलोकेट करेंगे उस प्रोसेस को। यानी इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से पहले हम सारे के सारे उसको जितना भी चाहिए भाई तुम पहले ही ले लो, सारे रिसोर्सेज होल्ड कर लो, तुम्हें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी नो वेटिंग, तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए मैं इनिशियल तुम्हारे एग्जीक्यूशन के स्टार्ट करने से पहले ही तुमको क्या कर दूंगा, अलोकेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एक रिसोर्स टेप ड्राइव है, कार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, मैंने सब के सब इस P1 प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से पहले क्या कर दिया, अलोकेट कर। ठीक है भाई, वेटिंग का काम खत्म हो गया, ब्रेक हो गया वेटिंग वाला। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज निकल आया कि भाई हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कहाँ कर पा रहे। भाई तुम टेप ड्राइव पे काम कर रहे हो और बाकी हार्ड डिस्क और प्रिंटर अपने पास होल्ड करके रखे हो हैं। मान लीजिए यदि हम नहीं अलोकेट करते तो किसी दूसरे को दे दे तो वो काम करता।
तो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि हम इकट्ठे सारे रिसोर्सेज एक ही प्रोसेस को दे रहे हैं, तो बाकी सब प्रोसेस को जरूरत रहेगी तो हम दे नहीं पाएंगे जब तक ये रिलीज नहीं करेगा। तो पहली सिचुएशन होगी, हालांकि इसमें हमारा जो होल्ड एंड वेट कंडीशन है उसमें जो है ये ब्रेक हो जा रहा है, केवल होल्ड हम लोग कर दिए, वेटिंग खत्म हो गया यानी ब्रेक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, रिलीज एंड रिक्वेस्ट। रिलीज एंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे कह दिया भाई यदि तुम्हें कोई यदि रिसोर्स चाहिए, उसके पहले जो भी तुम रिसोर्स रखे हो, जो भी होल्ड किए हो, उसको सबसे पहले क्या करो, रिलीज करो। यानी कि एक प्रोसेस को नए रिसोर्स के रिक्वेस्ट करने से पहले उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसे रिलीज करना पड़ेगा, उसे खाली करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई होल्ड कर ही नहीं पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। अब रिक्वेस्ट करेगा, यदि नहीं है तो वेटिंग में चला जाएगा, वेट तो कर लेगा, लेकिन उसके पहले क्या कर दिया, रिलीज। जब सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा तो होल्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी होल्ड एंड वेट यहाँ भी ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि भाई मेरे पास जो रिसोर्सेज थे मैंने उसको रिलीज कर दिया, अब मैं किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है कि वो जो रिसोर्स है वो खाली नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक, अब जिसके पास वो रिसोर्स है वो छोड़ नहीं रहा है, भाई मुझे मिलेगा तो तभी जब वो जिसके पास भी जो रिसोर्स की मैं डिमांड कर रहा हूँ वो रिसोर्स जिसके पास है वो जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तो वो रिसोर्स मुझे मिलेगा नहीं। इस केस में इस अप्रोच को यूज करने में एक पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसको इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कि वहां पे एक स्टारवेशन की सिचुएशन आ सकती है, एक स्टारवेशन की सिचुएशन आ सकती है। स्टारवेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, भूखमरी। ठीक है, हालांकि होल्ड एंड वेट को हम इस कंडीशन को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिससेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, नो प्रीम्पशन। अब यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी प्रोसेस के पास यदि कोई रिसोर्स है तो उसको हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते हैं, उससे छीन नहीं सकते हैं जब तक वो खुद ना चाहे। जब तक वो खुद ना चाहे तब तक उससे हम कोई रिसोर्स छीन नहीं सकते हैं, प्रिम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसको हम कैसे डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है, ये कोई रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिसोर्स जो है कि R2 के लिए जो है कि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जब रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट करे, किसी भी कोई प्रोसेस जब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो रिसोर्स खाली है, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो रिसोर्स किसी के पास होल्ड है, खाली नहीं है। यही तो, हमें यदि भाई किसी चीज की जरूरत है तो हो सकता है या तो खाली हो और दूसरा वो खाली ना हो। जब वो खाली होगा, यदि रिसोर्स वो खाली है तब तो वो हमें मिल जाएगा। यदि खाली नहीं है, यदि खाली नहीं है, किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है, किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है, तो अब दो चीजें होंगी। अब यहाँ पे भी जो जिस प्रोसेस ने उसको होल्ड किया है, अब उस रिसोर्स के साथ दो चीज हो सकता है। पहला कि जो वो रिसोर्स है, वो जो रिसोर्स है वो रिसोर्स या तो उस जो प्रोसेस है उस रिसोर्स को यूज कर रहा होगा, एक कंडीशन, और दूसरी उस वो रिसोर्स क्या होगा, खाली होगा, अपने पास बस होल्ड किया है लेकिन यूज कुछ और कर रहा है, काम कुछ और कर रहा है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वो जो प्रोसेस है उसी रिसोर्स को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि वो प्रोसेस यदि एग्जीक्यूशन में है, यानी उस रिसोर्स के साथ
एग्जीक्यूशन में है, तब तो भाई P1 को वेट करना, उस प्रोसेस को जिसने डिमांड की उसको इंतजार करना पड़ेगा। यदि वो एग्जीक्यूशन में नहीं है, यदि वो एग्जीक्यूशन में नहीं है और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। एक तो तुम दूसरा रिसोर्स का इंतजार भी कर रहे हो और जो तुम रखे हो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहे हो। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि कोई प्रोसेस है, उसके पास एक रिसोर्स ऑलरेडी है, ठीक, अब वो मांग किसी और रिसोर्स को रहा है और जो है रखा है उसको चुपचाप लेके बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। उस केस में यहाँ पे उस रिसोर्स को जिसको होल्ड करके रखा है उसको छीन लिया जाएगा, उसको प्रिम्प्ट कर लिया जाएगा P2 से और उसको P1 को क्या कर दिया जाएगा, अलोकेट कर दिया जाएगा। जो ही P1 को अलोकेट करेंगे, जो नो प्रिम्पशन का कॉन्सेप्ट है ये डिससेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसको प्रिम्प्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नो प्रिम्पशंस को हम कैसे डिससेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आते हैं सर्कुलर वेट पे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्कुलर वेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वापस एक प्रोसेस से स्टार्ट हुआ, उसने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया, जैसे कोई प्रोसेस है वो जिस रिक्वेस्ट को मांग रहा है वो प्रोसेस उस अगले द्वारा जो है कि होल्ड किया गया है, अगला वाला उसके अगले वाला मांग रहा है वो उसके अगले वाला होल्ड किया गया है। इसी तरह से देखे थे तो आप जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गया था, एक सर्किल बन गया था बेसिकली। अब हमें क्या करना है, उस सर्किल को ब्रेक करना है, हमें इस तरह से करना है कि सर्किल बनने ही ना पाए। अब यहाँ पे हम करते क्या है, इसको ब्रेक करने के लिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक हम यूनिक न्यूमेरिकल नंबर या नेचुरल नंबर असाइन कर देते हैं, उनको एक यूनिक नंबर या फिर नेचुरल नंबर असाइन कर देते हैं। और साथ ही साथ ये कंडीशंस लगा देते हैं कि भाई जो भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। ये सभी प्रोसेस के साथ ऐसा जितने भी प्रोसेस होंगे वो जिस भी रिक्वेस्ट के लिए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। आगे बात समझ में, जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 है, इन्होंने पहले R2 के लिए रिक्वेस्ट किया, भैया मिल गया, फिर R4 के लिए रिक्वेस्ट किया, इनको मिल गया, फिर R5 के लिए रिक्वेस्ट किया, इनको मिल गया। क्यों? क्योंकि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर रहा है। अब चाहे कि ये R5 के बाद R3 को रिक्वेस्ट कर दे तो वो अलोकेट नहीं होगा इनको, ये ध्यान रखिएगा। एक ही या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में इनको चलना पड़ेगा। अब R1 की रिक्वेस्ट किया, इनको मिल गया, R4 की किया, इनको मिल गया, क्योंकि R1 से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर था, R4 इनको मिल गया। R5 भी मिल गया क्योंकि R4 के आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में R5 है। लेकिन R5 के बाद यदि चाहे कि इनको R3 मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इनको मिलेगा कैसे, तो इनको तभी हम R3 एलोकेट कर सकते हैं जब ये अपने उसके R3 के आगे वाले जितने भी रिसोर्सेस है उनको क्या करते हैं, रिलीज कर दें। आ रही बात समझ में? अब इसको R4 R5 को जब ये रिलीज कर देंगे तभी R3 इनको अलोकेट हो सकता है, अदरवाइज इनको अलोकेट नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा प्रोसेस है, इन्होंने R4 की रिक्वेस्ट की, मिल गया, R6 की रिक्वेस्ट की, मिल गया, R8 की रिक्वेस्ट की, मिल गया। अब R8 की रिक्वेस्ट के बाद ये चाहे कि R7 की रिक्वेस्ट करें, इनको मिल जाए, नहीं मिलेगा। R7 इनको तभी मिलेगा जब इस R8 को ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, जब देखेंगे इसको तो आपको दिखेगा कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जो है कि आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कभी भी जो है कि वो सर्किल बनने ही नहीं पाएगी। जब सर्किल बनने ही नहीं पाएगी तो सर्किल ब्रेक हो गई, सर्किल ब्रेक हो गई, इसका मतलब सर्कुलर वेट क्या हो गया, डिससेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर वेट भी डिससेटिस्फाई कर सकते हैं। इस तरह से चारों कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जबकि हम
होल्ड एंड वेट को डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया। नो प्रिम्पशन को भी डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया। सर्कुलर वेटिंग को भी डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया। तो ये था आपका डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड पूरा। तो उम्मीद करता हूं कि डेडलॉक प्रिवेंशन बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे डेडलॉक अवॉइडेंस की तरफ। तो बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने बताया था कि इसमें सब सारे रिसोर्सेज कितनी उसकी नीड है, सारी इंफॉर्मेशन इसे पहले में ही चाहिए होता है। और जो डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड है, ये बेसिकली 3 इसके अंदर हम लोग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। पहला था सेफ स्टेट, दूसरा था आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, और तीसरा बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये तीनों एक एक करके हम लोग देखते हैं। कोई भी, अब आते हैं सेफ स्टेट पे। तो कोई भी स्टेट सेफ तभी कही जाएगी जब उस सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हर एक प्रोसेस को हम क्या कर सके, अलोकेट कर सके अप टू इट्स मैक्सिमम। यानी कि उसकी हर एक प्रोसेस की जितनी मैक्सिमम नीड है, जितनी मैक्सिमम आवश्यकता है, उसको हम क्या कर सके, हर एक प्रोसेस को हम रिसोर्सेज को अलोकेट कर सके इन सम सीक्वेंस, किसी ऑर्डर में, ठीक। और उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग सेफ सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। और हम इस तरह से डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें सेफ सीक्वेंस सारे ही यदि प्रोसेसेस को हम जितनी उनकी जरूरत है वो सारे रिसोर्सेज किसी न किसी क्रम में सारे ही प्रोसेसेस की नीड को यदि हम फुलफिल कर ले रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस होगा वो सेफ सीक्वेंस कहलाएगा, और जो स्टेट होगी वो सेफ स्टेट कहलाएगी। और यहाँ जब भी सेफ स्टेट होगा वहां पे डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। सेफ सीक्वेंस जो होता है जरूरी नहीं है कि ये यूनिक हो, ठीक। एक उस सिस्टम के अंदर कई सारे मल्टीपल सेफ सीक्वेंस हमारे निकल सकते हैं। सेफ सीक्वेंस का मतलब यह है कि जैसे P0 P1 P2 है, तो भाई हम इसमें किस सीक्वेंस में हम रिसोर्सेज को, जैसे P0 को पहले देंगे, P1 को पहले देंगे, P2 को पहले देंगे, या पहले हम किसको पहले देंगे, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद किस, इस तरह से एक सीक्वेंस हम जो है कि डिराइव करते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ ये जो सेफ स्टेट एल्गोरिथम है या फिर इसके अगला जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है, ये किसी भी रिसोर्स के जिसका केवल सिंगल इंस्टांस हो, केवल एक ही उस रिसोर्स की एक ही मात्रा हो, इस तरह से आप समझिए। जैसे प्रिंटर है तो एक ही प्रिंटर है, ठीक है। टेप ड्राइव है तो एक ही टेप ड्राइव है, हार्ड डिस्क है तो एक, यानी सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप के लिए दोनों एल्गोरिथम यूज होगी, सेफ स्टेट एल्गोरिथम और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि जो सेफ स्टेट होगी उसमें डेडलॉक कभी नहीं हो सकता है, या अनसेफ स्टेट जब होगी तो वहां पे डेडलॉक 100% पक्का हो जाएगा। तो हमें बेसिकली सेफ स्टेट फाइंड आउट, सेफ स्टेट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी सेफ सीक्वेंस से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास 3 प्रोसेस है P0 P1 P2, इसकी जो मैक्सिमम नीड है वो है 10 4 और 9, ठीक। और इसकी जो करेंट नीड है वर्तमान में, जो करेंट नीड है वो है 5 2 और 7, ठीक। और जो करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज है इसके बाद वो है 3। क्लियर। अब यहाँ पे करेंट अलोकेटेड, भाई 5 की नीड है, हमने यहाँ पे दे 10 मैक्सिमम नीड थी, तो यहाँ पे अब ये 5 होल्ड कर लेगा। यहाँ पे 4 थी, 4 में से 2 चला गया, 2 होल्ड कर लिया। 9 था, 9 में से 7 चला गया, करेंट नीड माइनस कर दिया, तो ये हमें 2 मिली। अब ध्यान से देखिए, टोटल इनके पास करेंटली अवेलेबल कितना है, 3 ही, 3 रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब हमें ये देखना है कि जो इनकी ये करेंट नीड है, हमारे पास तो केवल 3 ही अवेलेबल है। इससे हम जो है कि ये सारे प्रोसेसेस की
जो नीड है, करेंट नीड है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, यानी कि 3 है। अब देखिए इसमें से किसको हम फुलफिल कर सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे 2, 5 है, इसकी नीड 5 की है, इसकी नीड 5 की है, अवेलेबल कितनी है 3, नहीं दे सकते हैं। इसकी नीड 2 की है और अवेलेबल कितना है 3, ठीक। अब 3 में से हमने 2 क्या कर दिया, इसको अलोकेट कर, 3 में से 2 हमने क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। जब 3 में से 2 अलोकेट कर दिया तो अब बचा कितना हमारे पास, करंट में 1 बचा, ठीक। लेकिन जो ही ये P1 अपना काम खत्म करेगा तो ये जितनी इसकी टोटल मैक्सिमम ये पूरा खाली कर देगा। जब ये खाली करेगा अब हमारे पास करंट अवेलेबल जो हो जाएगा, एक तो पहले से ही था, 4 यहाँ से मिल गया, अब हमारे पास टोटल हो गया 5। क्लियर। जब 5 हो गया तो अब फिर हम देखेंगे P0, इसको 5 ही हमारे पास अवेलेबल है और 5 ही की जरूरत है, हम इसको अलोकेट कर देंगे, ठीक। अब 5 में से 5 अवेलेबल कर दिया, हमारे पास अभी कितना अवेलेबल हुआ, 0। अब ये अपना P0 अपना काम करेगा, काम करने के बाद जब छोड़ेगा तो ये टोटल कितना छोड़ देगा, 10, क्योंकि इसकी मैक्सिमम नीड कितनी थी, 10 थी। अब 10 हो जाएगी, 5 यहाँ से हम अलोकेट किए थे और बाकी 5 यहाँ से अलोकेट कर दिया हम, तो ये 10 छोड़ा, तो अब हमारे पास टोटल अवेलेबल कितना हो गया, 10। अब इस 10 से हम क्या करेंगे, P2 का भी हम जो है कि रिक्वायरमेंट पूरा कर देंगे, क्योंकि इसको 7 ही रिसोर्स की आवश्यकता है। यानी कि सबसे पहले हमने P1 की रिक्वायरमेंट पूरी की, फिर P0 की रिक्वायरमेंट पूरी की, और फिर हमने क्या कर दिया, P2 की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। यानी कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है P1 P0 P2 जो कि हर एक प्रोसेस की जितनी भी नीड थी रिसोर्सेस की उसको फुलफिल कर दिया। अब जब यदि ये सीक्वेंस फुलफिल कर दिया, इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गया सेफ सीक्वेंस, और ये स्टेट क्या हो गई, सेफ स्टेट। यानी कि यहाँ पे हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर देंगे, यहाँ पे डेडलॉक एंटर नहीं करने पाएगा। और यदि किसी तरह से मान लीजिए हम सारे प्रोसेस की नीड पूरी ही ना कर पाए किसी भी सीक्वेंस में, तो वो स्टेट कहलाएगी अनसेफ स्टेट, और अनसेफ स्टेट में डेडलॉक हो जाएगा। तो हमें बेसिकली डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए सेफ स्टेट निकालना जरूरी होता है। तो उम्मीद है सेफ स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम की जब हम बात करेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में, तो वहां हम लोगों ने बेसिकली जब एजेस की बात किया था, वहां पे वर्टिसेज आपके प्रोसेस और रिसोर्सेज ये वर्टिसेज होते थे, और एजेस बेसिकली 2 तरह की एज होती थी, एक होती थी रिक्वेस्ट एज और दूसरा होता था असाइनमेंट एज, ठीक। जो रिक्वेस्ट एज होती थी वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एरो जाता था, और जो असाइनमेंट एज होती थी वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जाता था, यानी कि प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल गया तो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ वो होती थी आपकी रिक्वेस्ट सॉरी असाइनमेंट एज। और यदि प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही थी तो वो आपका कहलाता था रिक्वेस्ट एज। लेकिन जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम की बात आई तो यहाँ पे एक एज और इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था क्लेम एज, CLAIM, क्लेम एज। क्लेम एज प्रोसेस से रिक्वेस्ट की तरफ जाएगा, सॉरी रिसोर्स की तरफ जाएगा। क्लेम एज प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एरो जाएगी, जो कि यह बताएगा कि इस प्रोसेस को आने वाले समय में इस रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, इस रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उसको हम डैश्ड लाइन से ड्रा करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये P1 P2 दो प्रोसेस है, R1 और R2 दो रिसोर्स है। यहाँ पे P2 से R1 की तरफ एरो गया है, यानी कि ये एक रिक्वेस्ट एज है।
यहाँ पे R1 से P1 की तरफ गया हुआ है, ये आपका असाइनमेंट एज है। P1 से R2 की तरफ गया है, ये आपका क्लेम एज हो गया। और P2 से R2 की तरफ गया है, ये भी एक क्लेम, यानी 2 क्लेम एज हो गया। अब इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में P2 को R2 रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है और P1 को भी R2 रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद P2 ने कहा भाई मुझे R2 रिक्वेस्ट की जरूरत है। P2 ने कहा कि मुझे R2 रिक्वेस्ट की जरूरत है। जो ही P2 ने रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसी समय ये जो क्लेम एज है ये कन्वर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट एज में। जो ही P2 R2 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ये जो क्लेम एज है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? रिक्वेस्ट एज में। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ही रिक्वेस्ट आई, ये P2 से R2 की तरफ ये वाली एरो वाली लाइन बन गई जो कि रिक्वेस्ट एज है। और ये जो ही रिक्वेस्ट फुलफिल होगा, जो ही फुलफिल होगा, लेकिन फुलफिल होने से पहले जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, ये एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करेगा। क्या करेगा? एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेगा। इस चीज को अप्लाई करने के लिए कि यदि इनकी ये रिक्वेस्ट फुलफिल की जाती है तो उसकी वजह से ग्राफ में कोई साइकिल तो नहीं बन रही है, उसकी वजह से ग्राफ में कोई साइकिल तो नहीं बन रही है। यदि साइकिल बन रही होगी तब तो इसको कहा जाएगा कि आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। यदि साइकिल नहीं बन रही होगी, यदि साइकिल नहीं बन रही होगी, देन उस केस में इस प्रोसेस को ये रिसोर्स अलोकेट कर दिया जाएगा। और ये जो ही अलोकेट किया जाएगा, ये आपकी जो रिक्वेस्ट एज है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू असाइनमेंट एज, जैसा कि इस वाले डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। तो ये था आपका रिसोर्स अलोकेशन एल्गोरिथम। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है या फिर आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है या फिर आपका सेफ स्टेट एल्गोरिथम है, ये दोनों सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप के लिए, यानी किसी भी रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है तो वहीं पे अप्लाई होता था। जब एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो, उसके मल्टीपल नंबर्स हो, उस केस में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम सेफ स्टेट एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। उस केस के मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप को अप्लाई करने, इस तरह के रिसोर्सेस जिनके मल्टीपल इंस्टेंसेज हो, उसके लिए बैंकर्स एल्गोरिथम डेवलप किया गया। बैंकर्स एल्गोरिथम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बैंकिंग एप्लीकेशंस में ये यूज होता है, बैंकिंग सेक्टर में ये एल्गोरिथम यूज होता है, इसलिए इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम पड़ा। इस एल्गोरिथम को डिटेल में जानने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि जो प्रोसेस है वो रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस एंटर करेगा तो सबसे पहली चीज उससे पूछी जाएगी कि भाई तुम्हें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। यानी कोई प्रोसेस है वो किसी रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो उसके एंटर करने से पहले पूछा जाएगा भाई तुम्हें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक, वो बताएगा, प्रोसेस बताएगा भाई मुझे इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की आवश्यकता है। अब
जो प्रोसेस है, प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है, जितनी उसकी डिमांड है, जितनी उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज की नीड है, यदि वो हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे कम है, उससे यदि कम है तो कहा जाएगा भाई प्रोसेस पे आइए, रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर एंटर कीजिए। अब रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर आ गया। अब रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम के अंदर आने के बाद जब वो प्रोसेस एक्चुअल में रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा, उस समय सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है वो चेक करेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है, वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। इसके लिए बेसिकली दो तरह की एल्गोरिथम बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर यूज होती है। पहली एल्गोरिथम है सेफ्टी एल्गोरिथम और दूसरी एल्गोरिथम है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो आज के लिए अभी का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में, अभी हम लोगों ने जान लिया कि बैंकर्स एल्गोरिथम कब अप्लाई हो सकता है, किस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, वो सिचुएशन हमने जान ली। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बैंकर्स एल्गोरिथम की पूरी टर्मिनोलॉजी और उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक एग्जांपल लेकर उस बैंकर्स एल्गोरिथम को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कंप्लीट करते हुए इस यूनिट का समापन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।